जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए, आपको एक दिन डेमो क्लास मिला होगा जिसमें कि एक हमने छोटा सा वीडियो डाला था जिसमें कि था कि मतलब टॉपिक वाइज हम लोग को यानी कि उसका क्वेश्चन फॉर्मेट में अध्ययन करना है। तो जिसमें हमने पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट किया था। तो चलिए आज उन्हीं पॉलिटिकल साइंस को पूरा करते हैं, देखते हैं कि कितना देर में ये पॉलिटिकल साइंस पूरा होता है। अन्यथा अगर यदि एक पार्ट में नहीं होता है तो इसका दूसरा पार्ट लाया जाएगा। पहले तो कोशिश किया जाएगा कि एक ही पार्ट में ख़त्म हो जाए। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को क्वेश्चन करने के बाद क्वेश्चन का जवाब दिया कीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कि संविधान में वर्तमान में भाग की संख्या कितना है? 22 भाग है। अनुच्छेद 395, अनुसूची 12 है। अनुसूची 1 में किसकी चर्चा है? भारत राज्यों का संघ होगा। अनुसूची 2 में वेतन, अनुसूची 3 में शपथ, अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीट। उसके बाद अनुसूची 5 में क्या है? SC ST का प्रशासन है। अनुसूची 6 में क्या है? पूर्वोत्तर के 4 राज्य, कौन? ATMM यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अनुसूची 7 में क्या है? अनुसूची 7 में शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन कितने तरह से किया गया है? इसमें किया गया 3 तरह से मुख्यतः एक अपशिष्ट रखा गया है, जिसमें कि कौन कौन सा है? एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक समवर्ती सूची, और जो शेष बच जाता है उसे अपशिष्ट सूची में रखा गया है, ठीक है। बताइएगा कि संघ सूची का विषय का कानून कौन बनाता है? तो केंद्र सरकार। राज्य सूची का राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में दोनों बनाते हैं, जिसमें कि अगर यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं तो केंद्र सरकार का ही मान्य होगा, जो कि समवर्ती सूची का है। तो बताइएगा कि संघ सूची में कितने विषय है? संघ सूची में 100 विषय है। राज्य सूची में कितना है? राज्य सूची में 66 से 61। इस प्रकार याद रखिएगा कि 66 से 61, यानी पहले 66 था, अभी वर्तमान में 61 विषय है। और समवर्ती सूची में कितना विषय है? तो समवर्ती सूची में 47 से 52, यानी कि 66 से जो 61 हुआ है तो उसी को कहाँ डाल दिया गया है? समवर्ती सूची में 5 विषय को डाल दिया गया है। तो यानी कि अभी समवर्ती सूची में 52 विषय है, ठीक है। और जो शेष बच जाता है उसे अपशिष्ट सूची में रखा गया है। तो बताइएगा कि हम पूछते जाएंगे, आप बताइएगा कि सेना, जनगणना, बैंक, रेल किस सूची का विषय है? तो ये संघ सूची का है। कृषि, पुलिस और प्रशासन किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। और शिक्षा, नियोजन, मजदूर, परिवार नियोजन ये सभी समवर्ती सूची का विषय है। साइबर, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा ये सभी अपशिष्ट सूची का विषय है, ठीक है। बताइएगा कि अनुसूची 8 में किसकी चर्चा है? अनुसूची 8 में 22 भाषा की चर्चा है। अनुसूची 9 में क्या है? अनुसूची 9 में भूमि सुधार संबंधित, यानी कि जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। अनुसूची 10 में क्या है? अनुसूची 10 में दल बदल है। और अनुसूची 11 में क्या है? अनुसूची 11 में पंचायती राज। अनुसूची 12 नगर पालिका, ठीक है। उसके बाद हम लोग भाग वाइज अब देखते हैं कि जैसे 22 भाग है ना, 22 में से पहला भाग उठाते हैं। तो पहला भाग में किसकी चर्चा है? संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा है। अनुच्छेद कितना से कितना? अनुच्छेद 1 से 4 है। उसके बाद बताइएगा कि प्रत्येक अनुच्छेद को हम लोग देख लेते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में है संघ राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 में क्या है? संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सिक्किम को मिलाया गया है। कब मिलाया गया है? 16 मई 1975 ईस्वी को सिक्किम को मिलाया गया है। अनुच्छेद 3 में किसकी चर्चा? अनुच्छेद 3 में है संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि वर्तमान में अभी जम्मू कश्मीर की सीमा में परिवर्तन किया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 4 में क्या? अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी बात है उस पर राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। अगला है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग कौन था? भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग एसके धर आयोग था। भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? तो ये आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है। उसके बाद फिर बताइएगा कि भाषाई राज्यों की मान्यता किसने दी थी? फजल अली ने दी थी। फजल अली के अनुसार कितने राज्य थे? फजल अली के अनुसार 14 राज्य थे। और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो इस प्रकार हम लोग का अनुच्छेद यानी भाग 1 खत्म हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाग 2। भाग 2 में किसकी चर्चा है? भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद कितनों से कितना? अनुच्छेद 5 से 11 है, ठीक है। बताइएगा कि भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में एक हरी नागरिकता है। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। नागरिकता कानून संसद कौन बनाती है? गृह मंत्रालय। नागरिकता कानून संसद कौन बनाती है? गृह मंत्रालय बनाती है। अनुच्छेद 8 में किसकी चर्चा? अनुच्छेद 8 में विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 में किसकी चर्चा है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 में चर्चा है भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता है। तो ये अनुच्छेद 10 में इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 11 में क्या है? नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। यह
अनुच्छेद 11 का विषय। ठीक है, उसके बाद अगला बताइएगा कि नागरिकता लेने की कितनी विधि है। नागरिकता लेने की 5 विधि है। कौन कौन सा है? वंश, जन्म, किसी क्षेत्र के मिलने पर, जैसे कि सिक्किम को मिलाया गया था। उसके बाद फिर पंजीकरण से 7 वर्ष और देशीकरण से 10 वर्ष कम से कम यहाँ नागरिक होना चाहिए, तभी आपको नागरिकता मिलेगा। ठीक है, अगला देखिए कि भाग 3 यानी कि मूल अधिकार। भाग 3 में मूल अधिकार यानी अनुच्छेद कितना से कितना? 12 से 35। बताइएगा कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। यह व्यक्ति को जन्म से ही मिलता है मूल अधिकार। ठीक है, इसलिए इसे नैसर्गिक अधिकार कहा जाता है। ठीक है, अस्थायी प्रतिबंध मूल अधिकार पर कौन लगा सकता है? अस्थायी प्रतिबंध संसद लगा सकता है। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा। अस्थायी प्रतिबंध मूल अधिकार पर कौन लगा सकता है? तो संसद लगा सकता है कानून बनाकर। वही अस्थायी प्रतिबंध कौन लगाता है? तो वो राष्ट्रपति लगाता है। ठीक है, अगला बताइएगा कि मूल अधिकार को क्या निलंबित किया जा सकता है? कि किया जा सकता है। कौन कौन सा नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। मूल अधिकार का रक्षक कौन होता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों होता है। मूल अधिकार वर्तमान में कितने प्रकार के हैं? वर्तमान में 6 प्रकार के हैं। पहले कितना था? 7 था, जिसमें एक हटा। कौन सा हटा? संपत्ति का अधिकार। कहाँ रखा गया उसको? अनुच्छेद 301 में रखा गया। कब हटा? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटाया गया। बताइएगा कि अनुच्छेद 14 से 18 में किसकी चर्चा है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 और धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति यानी कि 29 और 30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, जिसे हटा के 301 में कर दिया गया है, और संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32। बताइएगा मूल अधिकार को हम लोग डिटेल से थोड़ा सा देख लेते हैं कि अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 जाति, धर्म, लिंग के आधार पर समानता। अनुच्छेद 15 लोक नियोजन यानी कि नौकरी में समानता। अनुच्छेद 16 और अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत। अनुच्छेद 17 हो जाएगा उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 हो जाएगा अभिव्यक्ति, आरटीआई, प्रेस, झंडा बोलने, विदेशी भ्रमण करने की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 19 में है। एक अपराध के लिए एक सजा अनुच्छेद 20 में है। प्राण एवं दैहिक निजता का अधिकार, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 21 को कहा जाता है। गिरफ्तारी से संरक्षण, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22 में है। ठीक है, अब शोषण के विरुद्ध थोड़ा सा देख लेते हैं, यानी बलात्, श्रम, बेगारी किस अनुच्छेद में चर्चा? इसका अनुच्छेद 23 में है। 14 से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्य के लिए नहीं लगाया जाएगा, यह अनुच्छेद आपका 24 हो जाता है। अंतःकरण, धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25 में है। अल्पसंख्यक की रक्षा यानी शिक्षा संस्कृति में अनुच्छेद 29 में हो जाएगा। ठीक है, संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार हो गया। पहले किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 31 में था। ठीक है, उसके बाद फिर संवैधानिक ये उपचारों का अधिकार यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में। किसने संवैधानिक उपचारों को आत्मा कहा था? संविधान की आत्मा कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, अगला इसमें देखते हैं कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को 5 प्रकार के रिट, यानी सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट उसको जारी किया गया। कौन कौन सा होता है रिट? तो बंदी, पति, परमेश्वर, उसका अधिकार, ये आपका ट्रिक हो जाएगा। तो बंदी से हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद परमादेश, उसके बाद अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? 24 घंटे में न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए यानी कि 24 घंटे के अंतर्गत मुजरिम को न्यायालय में पेश करना होता है। दूसरा है कि परमादेश में है लापरवाह अधिकार पर परमादेश लगाया जाता है। ठीक है, तीसरा है प्रतिषेध न्यायालय की कार्यवाही को रोकना प्रतिषेध कहलाता है। और उत्प्रेषण न्यायालय का फैसला बदलना ही उत्प्रेषण कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए कि भाग 4 को हम लोग अब देखते हैं। तो भाग 4 में किसकी चर्चा है? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। नीति निर्देशक तत्व किस कहां से कहां तक लिया गया? अनुच्छेद 36 से 51 तक लिया गया है। बताइएगा कि नीति निर्देशक तत्व को कहां से लिया गया है? भारत के द्वारा आयरलैंड से लिया है। आयरलैंड ने कहां से लिया? आयरलैंड ने स्पेन से लिया है। स्पेन ने कहां से लिया? स्पेन खुद बनाया है। ठीक है, अगला देखिए कि यह शासन की व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। नीति निर्देशक तत्व शासन की व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यह न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं है। यह कल्याणकारी तथा आर्थिक लोकतंत्र के लिए है। किसने कहा था कि यह उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा के अनुसार करेगा? तो यह केटी शाह ने कहा था। किसके बारे में? नीति निर्देशक तत्व के बारे में। बताइएगा कि अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? स्त्री पुरुष को समान वेतन से अनुच्छेद 39 संबंधित है। निःशुल्क
विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के क में है। पंचायती राज अनुच्छेद 40, पंचायत की चर्चा अनुच्छेद 40 में है। अब प्रसूति को सहायता 3 माह पहले 3 माह बाद यानी डिलीवरी के, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 42 में। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 जो कि अभी किस राज्य में है, तो ये अभी आपका गोवा में लागू है। SC ST के लिए शिक्षा अर्थव्यवस्था की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 46। शराबबंदी पर प्रतिबंध अनुच्छेद 47, कृषि पशुपालन पशु हत्या अनुच्छेद 48 और राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा अनुच्छेद 49। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण किया गया अनुच्छेद 50। याद रखने का सूत्र यानी कि 50-50 बांट दीजिए, तो यानी कि कार्यपालिका न्यायपालिका तो आधा आधा करने का, तो यानी कि ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 50। और अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51 में चर्चा है। अब देख लेते हैं भाग 4 के क। भाग 4 के क में किसकी चर्चा है, भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है, यानी कि मौलिक कर्तव्य। ये अगर यदि इसका अनुच्छेद देखा जाए तो अनुच्छेद 51 का क हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कि प्रारंभ में मूल मौलिक कर्तव्य कितने थे, प्रारंभ में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, तो मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, अब मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ये किसकी अनुशंसा पर जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर जोड़ा गया। बताइएगा कि उस समय कितना मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, उस समय 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अभी वर्तमान में कितना मौलिक कर्तव्य है, 11 है। कौन एक बढ़ा, तो वो एक बढ़ा है जो कि कब बढ़ा था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में बढ़ा था। कौन, अनुच्छेद 21 में अब उसको मौलिक अधिकार में भी डाल दिया गया है। कौन था वो 11वां था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए वंचित नहीं कर सकता है। ठीक है, वो यानी कि कोई भी गार्जियन। और उसके बाद फिर अब है कि मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है जो कि दंडनीय नहीं है, ये तो हम लोग पहले ही देख लिया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आपका हो जाएगा भाग 5। भाग 5 थोड़ा बड़ा हो जाता है लेकिन हम लोग बहुत जल्दी इसको हल कर लेंगे, यानी कि देख लेंगे। जैसे कि भाग 5 में किसकी चर्चा है, भाग 5 में संघ की चर्चा है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। चलिए इसका पहले राष्ट्रपति से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 52 से राष्ट्रपति शुरू होता है। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना होगा। कौन सा ट्रिक है, पकानी कोका दुयो दशम। ठीक है, पकानी कोका दुयो दशम, जो कि आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि प से क्या होता है, प से होता है राष्ट्रपति का पद, का से कार्यपालिका का प्रधान और नी से निर्वाचन और को से कोटा, यानी कि 1/6 मत कम से कम लाना चाहिए। का से फिर हो जाएगा कार्यकाल और दुयो से यानी कि दू से हो जाएगा दोबारा नियुक्ति, यो से हो जाएगा योग्यता, द से हो जाएगा दशा या शर्त, स से हो गया शपथ और म से हो गया महाभियोग। इसको एक लाइन से आप यानी अनुच्छेद 52 से 61 तक सजा दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें चर्चा कर लेते हैं कि अनुच्छेद 52 जो है, अनुच्छेद 52 में किसकी चर्चा है, राष्ट्रपति के पद की। कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है, कौन सी पहाड़ी पर, रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। इसको बनाया किसने था और इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। ठीक है, उसके बाद है कि अनुच्छेद 53 किससे संबंधित, राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। औपचारिक यानी कि वास्तविक प्रधान नहीं होता है, औपचारिक प्रधान होता है कौन, राष्ट्रपति कार्यपालिका का। वास्तविक कौन होता है, वास्तविक होता है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, उसके बाद फिर निर्वाचन मंडल अनुच्छेद कितना से है, अनुच्छेद यानी कि 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो ये होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इसका यानी कि मतदान होता है किसका, राष्ट्रपति का। अगर यदि एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि अगर यदि कोई भी सीएम यानी कि मुख्यमंत्री विधान परिषद से है तो क्या वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकेगा, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अन्यथा हम आपको बता देंगे लास्ट में। ठीक है, अगला देखिएगा कि अनुच्छेद 55 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 55 है राष्ट्रपति के कोटा। कोटा क्या होता है, कोटा तो इसमें होता है कि टोटल वोट बटे उम्मीदवार +1 और ओवरऑल +1 कर देना है। तो यह इसका दूसरा हो जाता है कि कम से कम 1/6 वोट लाना अनिवार्य ही है, इसी को कोटा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर है कि अनुच्छेद 56 में क्या था, कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है,
क्या राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाता है या यानी कि किसी प्रकार राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तो नया राष्ट्रपति जो आएगा तो वो कितने समय के लिए आएगा, अगर यदि उसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है तो वो पूरे समय के लिए आता है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद बहुत ऊंचा होता है, यानी कि सबसे ऊपर होता है। तो इसीलिए कोई भी राष्ट्रपति नया जो आएगा उसका जूठा खाने के लिए नहीं आया है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, उसका पूरा कार्यकाल वो अपना 5 साल अलग से लेके आएगा, ठीक है। अगला बताइएगा कि राष्ट्रपति के खाली पद को कितने समय के अंदर भरा जाना चाहिए, तो ये 6 माह के अंदर भरा जाना चाहिए। नया राष्ट्रपति पूरे 5 साल के लिए आता है, ये आपको हम बता दिए हैं कि उसके बाद फिर है कि अनुच्छेद 57 में क्या था, अनुच्छेद 57 में था राष्ट्रपति का दोबारा नियुक्ति हो सकता है, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद का आप उदाहरण ले सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद दूसरी बार भी राष्ट्रपति बना था, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 58 में क्या है, योग्यता है। योग्यता क्या क्या होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। और अनुच्छेद 59 में क्या था, दशा यानी कि शर्त क्या क्या होना चाहिए, तो वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसके लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। ये नहीं कि किसी का मन हुआ कि हम राष्ट्रपति बनते हैं तो कोई भी राष्ट्रपति नहीं बन सकता, उसके लिए पहले 50 प्रस्तावक होना चाहिए, उसके अलावा 50 अनुमोदक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति की जमानत राशि कितना होता है, राष्ट्रपति की जमानत राशि आपका 15,000 रुपया होता है, ठीक है। यदि 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, ठीक है। अगला है कि अनुच्छेद 60 में किसकी चर्चा थी, राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा थी। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है, राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग कहां से प्रारंभ होता है, राष्ट्रपति का महाभियोग दोनों में से किसी सदन से प्रारंभ हो सकता है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा से। प्रारंभ करने के लिए कितने व्यक्ति की हस्ताक्षर की जरूरत होती है, तो इसमें 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर, जैसे लोकसभा से कर रहे हैं तो लोकसभा के सदस्य के 1/4 सदस्य की कम से कम हस्ताक्षर होना चाहिए कि इस राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा रहा है। उसके बाद फिर वह कहां चला जाएगा, जिस सदन से उठा है, जैसे लोकसभा से, तो लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो उसके बाद फिर कितने दिन पूर्व यानी राज्यसभा में भेजने से कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना होता है, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दे दिया जाता है। अगर यदि राष्ट्रपति कोई अपना वक्तव्य रखते हैं तो रख सकते हैं, अन्यथा वो राज्यसभा में चला जाता है, राज्यसभा फिर पुनः उसे 2/3 बहुमत से पारित कर देता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति पर महाभियोग समझा जाएगा। तो बताइए कि अभी तक कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग लग चुका है, तो एक भी राष्ट्रपति पर अभी तक महाभियोग नहीं लगा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपका है कि यानी कि अब तक किसी पर महाभियोग नहीं लगा। ये तो हम लोग देख लिए कि दो राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान मरे हैं। कौन कौन से राष्ट्रपति मरे हैं, तो एक मरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरा है फखरुद्दीन अली अहमद। लेकिन अब तक कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो अब तक 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं। कौन कौन, बीबी गिरी, एम हिदायतुल्लाह और बीडी जत्ती, ठीक है। अगला बताइएगा कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियन को किसमें, लोकसभा में मनोनीत करता था, जो कि अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति, तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। किस किस क्षेत्र से अगर वो आएगा, तो वो आएगा विज्ञान कला साहित्य के क्षेत्र से वो आता है, ठीक है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, ठीक है, ये हम लोग देख लिए। उसके बाद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका अनुच्छेद 72 में है। तो ये किसके सिफारिश पे आता है, तो ये गृह मंत्रालय के सिफारिश पर होता है। विदेश में राजदूत की नियुक्ति कौन करता है, तो ये भी राष्ट्रपति का ही कार्य है, ठीक है। और देखते हैं कि लोकसभा में किसी भी बहुमत यानी किसी को भी दल को भी बहुमत न मिले, यानी त्रिशंकु के स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार किसी को भी प्रधानमंत्री चुन सकता है, यानी बहुमत यानी जिसमें उसमें से जिसको ज्यादा वोट होगा तो चुन सकता है। तो इसके लिए कितने दिनों के भीतर बहुमत सिद्ध करना होता है, तो 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध करना होता है। तो राष्ट्रपति आपका खत्म हो गया। राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो 5 लाख रुपया प्रति माह वेतन है, ठीक है। उसके बाद अब उपराष्ट्रपति देखते हैं। उपराष्ट्रपति के लिए भी आपको एक ट्रिक याद रखना है, तो इसका ट्रिक है उसरा निकाह चूस, ठीक है। इसमें आप
को क्या कीजिएगा, अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 69 तक बिठा दीजिएगा, जो कि आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें आप लोग बिठा दीजिएगा। तो उसरा निकाह चूस पे बिठाने के बाद आपका उपराष्ट्रपति पूरा खत्म हो जाता है। जैसे कि हम लोग डिटेल से चर्चा कर लेते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, तो ये ब्रिटेन यानी कि अमेरिका से लिया गया। और राष्ट्रपति का पद वही पूछा जाए तो राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया था, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, उसके बाद बताइएगा कि जिसकी चर्चा किसमें है कि एक भारत का एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा, तो वो अनुच्छेद 63 में है। ठीक है, अनुच्छेद 64 में किसकी चर्चा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, अनुच्छेद 64 के अनुसार। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। एक क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि कौन ऐसा सदन है जिसका कि सदस्य उस सदन का सदस्य, जिसका कि सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो वो है राज्यसभा। राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, अगला है कि इसी में है कि अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 किससे संबंधित था, कार्यवाहक राष्ट्रपति, यानी कि जब राष्ट्रपति का पद खाली रहता है, यानी राष्ट्रपति कहीं चले जाते हैं या उसका तबीयत खराब है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा, तो बनेगा उपराष्ट्रपति। तो इसकी चर्चा किसमें है, अनुच्छेद 65 में। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य यानी कि निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ विधानसभा नहीं आता है किसमें, उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, अगला है कि इसमें कि राष्ट्रपति की योग्यता, उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होना चाहिए, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके लिए आयु सीमा 35 वर्ष है न्यूनतम। उसके बाद अधिकतम इसमें से किसी का नहीं होता है, न ही राष्ट्रपति का न ही उपराष्ट्रपति का। ठीक है, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 67 में इसमें ये एक चर्चा है, उसमें हम लोग देखे थे कि अगर यदि कोई नया राष्ट्रपति बनता है तो वो पूरे 5 साल के लिए आता है, लेकिन इसमें उस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। तो नया उपराष्ट्रपति पूरे 5 साल के लिए, इसमें भी वही है कि नया उपराष्ट्रपति भी अगर यदि किसी उपराष्ट्रपति के स्थान पर बनता है तो वो भी 5 साल के लिए ही आएगा। ठीक है, अगला है कि महाभियोग। महाभियोग, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से प्रारंभ होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से प्रारंभ होता है, तो ये राज्यसभा से प्रारंभ होता है। क्योंकि उपराष्ट्रपति के बारे में लोकसभा वाले को क्या पता है कि क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा में बैठते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो इसीलिए इसका महाभियोग का जो प्रारंभ होता है तो कहाँ से प्रारंभ होता है, तो राज्यसभा से प्रारंभ होता है। तो वही प्रोसेस इसमें भी होता है कि 1/4 से, मतलब पहले महाभियोग लाने के लिए 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए, उसके बाद फिर 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा, उसके बाद फिर लोकसभा में भेजा जाएगा, लोकसभा 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग समझा जाएगा। ठीक है, अगला है कि अनुच्छेद 68 किससे संबंधित, उपराष्ट्रपति के खाली पद के लिए चुनाव शीघ्र करना होता है। इसके लिए समय सीमा निश्चित नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति में हम लोग देखे थे कि 6 माह के अंदर चुनाव करना ही होगा। उपराष्ट्रपति में वैसा कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। अनुच्छेद 69 में क्या है, अनुच्छेद 69 में है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। अनुच्छेद 71 में क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर यदि विवाद हो जाता है तो वो कहाँ चला जाएगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट में उसका विवाद का सुनवाई होता है। ठीक है, अनुच्छेद 72 में क्या है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 74 में क्या है, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की चर्चा किसमें, अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद होगा राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, जिसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75 में क्या है, मंत्री है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 75 में मंत्री है। मंत्री यानी कि पीएम के सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वही जो शिक्षा मंत्री, तो ये सब किसके सलाह पर होता है, पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो मंत्री की चर्चा अनुच्छेद 75 में। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद में कौन कौन आते हैं, मंत्रिपरिषद में आपका आ जाएगा पीएम आ जाएगा, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री होता है। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें देखते हैं कि मंत्रिमंडल में कौन कौन आता है, तो ये तो मंत्रिपरिषद था। तो मंत्रिपरिषद में पीएम, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री। लेकिन मंत्रिमंडल में आता है, मंत्रिमंडल में आपका पीएम हो जाएगा, कैबिनेट मंत्री होगा और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होगा। ठीक है, तो मंत्रिमंडल की चर्चा किस अनुच्छेद में आप बताइएगा, तो मंत्रिमंडल की चर्चा अनुच्छेद 352 में है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री कौन होता है, यह अपने विभाग का प्रधान होता है और सभी निर्णय लेता है कौन, कैबिनेट मंत्री। राज्य मंत्री कौन होता है, प्रत्येक विभाग का एक राज्य मंत्री होता है जो कैबिनेट मंत्री की
सहायता करता है राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन होता है? तो जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित होता है, यानी कि कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री नहीं है, तब उस समय कौन एक्टिव हो जाता है? तो उस समय होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एक्टिव हो जाता है, तो वही उसका पूरा निर्णय लेता है। उसके बाद उप मंत्री कौन होता है? यह राज्य मंत्री की सहायता करता है, कौन? उप मंत्री। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के अध्यक्ष होता है। अगर यदि मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो क्या मंत्री परिषद भंग होगा? तो हाँ, मंत्री परिषद पूरा का पूरा भंग हो जाएगा, क्योंकि जब नया यानी प्रधानमंत्री चुन के आएंगे तब वो अपने हिसाब से मंत्री परिषद का गठन करेंगे। ठीक है, उसके बाद है कि मंत्री कौन होता है? तो राष्ट्रपति के मंत्री बताइएगा कि राष्ट्रपति के प्रति किस रूप में वह उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है मंत्री। और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। यानी कि बिना संसद सदस्य ही कितने महीनों तक मंत्री बनाया जा सकता है? तो ये 6 माह तक बिना संसद सदस्य बने मंत्री बनाया जा सकता है। बहुमत गठबंधन द्वारा भी हो सकता है। बहुमत यानी गठबंधन द्वारा, जैसे कि अभी एक कांग्रेस हो जाएगा जो कि यूपीए का है, और एनडीए का आपका कौन हो जाएगा? बीजेपी। ये सभी गठबंधन है। ठीक है, अगला है कि संविधान में उप प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं है। ठीक है, तो ये एक राजनीतिक पद है। अभी तक बताइएगा कि कितने उप प्रधानमंत्री बने हैं? तो 7 उप प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, अगला अब देख लेते हैं हम लोग अटॉर्नी जनरल यानी कि महान न्यायवादी। तो महान न्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 76 में। यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान न्यायवादी होता है। ठीक है, कानूनी सलाह सरकार को कौन देता है? तो महान न्यायवादी देता है। संसद की कार्यवाही में भाग लेता है? तो लेता है। क्या वह संसद की कार्यवाही में भाग लेने के बाद मतदान की जब बारी आती है तो मतदान करता है? तो नहीं करता है, यानी कि महान न्यायवादी मतदान नहीं करता है। ठीक है, अगला है कि यार किसके प्रसाद प्रयत्न पर होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर होता है। कौन? महान न्यायवादी। अनुच्छेद जिसका 76 था। वर्तमान में महान न्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल है अगर अभी वर्तमान में महान न्यायवादी। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं संसद का एक ट्रिक याद रखिएगा। संसद के अगर यदि पूछा जाए तो कितने अंग है? संसद के अंग हो जाएगा 3, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन है? सदन हो जाएगा 2, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसको याद रखने के लिए अनुच्छेद इसका याद रखने के लिए सरला याद रखिएगा। 100 र लमा का सरला। 100 से हो जाएगा संसद, र से हो जाएगा राज्यसभा और ला से हो जाएगा लोकसभा। तो इसके लिए ट्रिक हो गया अनुच्छेद याद रखने के लिए। तो 100 से हो गया सरला, तो सरला अनुच्छेद 79, राज्यसभा के लिए 80 और लोकसभा के लिए 81 हो जाएगा, यानी कि 100 से संसद हुआ। ठीक है, अगला इसी में देखते हैं कि संसद की चर्चा किस अनुच्छेद में है। अब क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं। अनुच्छेद 79 में है। संसद की जननी किस देश को कहा जाता है? तो ब्रिटेन को कहा जाता है। यानी पार्लियामेंट शब्द किस देश ने दिया था? तो ये दिया था फ्रांस ने दिया था। ठीक है, एक क्वेश्चन बन रहा है। इसका वास्तुकार यानी संसद भवन का वास्तुकार कौन था? एडविन लुटियंस था। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं कि संसद में जो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा अनुच्छेद 81 और राज्यसभा अनुच्छेद 80। तो दोनों का अंतर देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो यानी कि लोकसभा भंग हो सकता है, राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है। लोकसभा अस्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा अस्थायी सदन है, लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा की सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा की न्यूनतम आयु सदस्यों की 30 वर्ष होता है। लोकसभा को युवा सदन कहा जाता है, राज्यसभा को बूढ़ों का सदन कहा जाता है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना है? 552 है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 है। लोकसभा में वर्तमान में कितना है? 545। राज्यसभा में वर्तमान में 245 है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जा सकता है, जो कि अभी खत्म कर दिया गया। राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है? तो 12 सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है। ये कौन मनोनीत करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। तो किस किस क्षेत्र से आता है? तो विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवी क्षेत्र से आता है। ठीक है, उसके बाद है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? ये भी 5 वर्ष का होता है। लेकिन वही अगर यदि राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो राज्यसभा
राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि वह एक अस्थायी सदन है। वही राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के बाद निष्कासित होते हैं, तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद निष्कासित होते हैं। ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर कितना संसद सदस्य होता है, तो एक संसद सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर होता है। वर्तमान में जो लोकसभा या राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, तो वो किस ईस्वी के अनुसार है, तो वो 1971 ईस्वी के अनुसार है। कितने दिन तक आगे और यही चलेगा, तो ये 2026 तक चलेगा। उसके बाद फिर सीटों में संशोधन होगा। उसके बाद देखिए कि संसद के प्रस्ताव संसद में कौन कौन से लाया जाता है, तो इसमें एक होता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है मंत्री का ध्यान सार्वजनिक मुद्दों की ओर आकर्षित करने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। किसी आपातकालीन मुद्दों पर चर्चा के लिए कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। सरकार की बहुमत सिद्ध करने के लिए यानी सूचना 10 दिन पहले दे दिया जाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाएगा। तो ये कौन सा प्रस्ताव होता है, तो अविश्वास प्रस्ताव होता है। तो यानी कि पहला अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया था, तो ये लाया गया था जेबी कृपलानी के खिलाफ, जो कि कब लाया गया था, 1963 में लाया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 82 में क्या है, प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन होगा। ये किसमें है चर्चा, अनुच्छेद 82 में। वर्तमान परिसीमन किस ईस्वी के अनुसार है, 1971 के अनुसार है। कब तक चलेगा, 2026 तक चलेगा। ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर कितना संसद सदस्य होना चाहिए, पहले बता दिया गया, एक संसद सदस्य होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर अनुच्छेद 86, इसमें क्या है, राष्ट्रपति के अभिभाषण है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल बनाता है। और राज्यपाल का अभिभाषण कौन बनाता है, सचिव बनाते हैं। सचिव राज्यपाल का अभिभाषण सचिव बनाते हैं और राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल बनाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 89 में किसकी चर्चा है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा किसमें है, अनुच्छेद 89 में। और अनुच्छेद 93 में किसकी चर्चा है, तो इसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा अनुच्छेद 93 में है। ठीक है, अध्यक्ष के कार्य क्या क्या होते हैं, चाहे लोकसभा में अध्यक्ष होता है तो अध्यक्ष का कार्य होता है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना, लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है। धन विधेयक का निर्धारण करना, यह भी लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है। लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर अयोग्य किसी भी संसद सदस्य को जो किया जाता है, तो वो लोकसभा के सदस्य का कार्य होता है। ठीक है, उसके बाद संसद के सत्र 3 सत्र होते हैं। तो इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक देते हैं, यानी कि नेता लीडर जो भी होता है संसद के सदस्य, वो किस गाड़ी से घूमते हैं, तो BMW से घूमते हैं। तो इसके लिए आपको ये ट्रिक हो गया, BMW, B से हो गया बजट सत्र, M से हो गया मानसून सत्र और W से हो गया विंटर सत्र, यानी कि शीतकालीन सत्र। इसी में हम लोग अब देख लेते हैं कि बजट सत्र कब से कब होता है, तो फरवरी से मई, जो कि सबसे बड़ा सत्र होता है। ऐसा पूछा जाता है कि सबसे बड़ा सत्र होता है बजट सत्र, जो कि फरवरी से मई तक होता है। मानसून सत्र ये जुलाई से अगस्त तक होता है और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में होता है, जो कि सबसे छोटा होता है। संसद की अब समितियां हम लोग देख लेते हैं। संसद की समिति कौन कौन सी है, जैसे है कि प्राक्कलन समिति में लोकसभा से कितने सदस्य जाते हैं, 30 सदस्य। राज्यसभा से कितने सदस्य जाते हैं, 0 सदस्य, एक भी नहीं प्राक्कलन समिति में। ठीक है, टोटल सदस्य कितने होते हैं, 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति, यह बजट तैयार करता है। बजट को कौन तैयार करता है, प्राक्कलन समिति तैयार करता है। ठीक है, उसके बाद लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22। लोकसभा से कितना जाता है, 15। राज्यसभा से कितना जाता है, 7। प्राक्कलन लोक लेखा समिति का कार्य क्या है, यह धन की जांच करता है। इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। कौन, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो होता है विपक्ष का नेता होता है। उसके बाद इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। सरकारी उपक्रम समिति में लोकसभा से कितना सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा से कितना होता है, 7 सदस्य होता है। टोटल सदस्य की संख्या 22 होता है सरकारी उपक्रम समिति में। सरकारी उपक्रम समिति होता क्या है, यह सरकारी कंपनियों के प्रगति की जांच करता है। कौन, सरकारी उपक्रम समिति। ठीक है, संसद की प्रक्रिया कौन कौन से काल होते हैं, तो जिसमें देख लेते हैं कि पहला होता है प्रश्न काल। यह कितने से कितने बजे तक होता है, तो 11 से 12 बजे के बीच के समय को प्रश्न काल कहा जाता है। यह सत्र का पहला घंटा होता है। ठीक है, इसमें कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो 20 तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। और तारांकित प्रश्न कैसे होते हैं, तो ये मौखिक होते हैं। और तारांकित प्रश्न यानी कि लिखित प्रश्न होते हैं। ठीक है, उसके बाद
प्रश्न काल के ठीक बाद के काल को कौन सा काल कहा जाता है? शून्य काल कहा जाता है। शून्य काल कब से कब होता है? 12 बजे से 1 बजे के बीच को शून्य काल कहा जाता है। ये सत्र का दूसरा घंटा होता है, ठीक है। इसमें कोई नियम कानून लागू नहीं होता है, किसमें? शून्य काल में। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 100 में क्या है? गण पूर्ति, अर्थात कितने सदस्य का होना अनिवार्य है? 1/10। संसद सदस्य के 1/10 के सदस्य का होना अनिवार्य है, उसी को गण पूर्ति कहा जाता है, उसी को कोरम कहा जाता है। बताइएगा कि दोनों सदनों में विवाद होने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाता है? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक पहले लोकसभा में जाता है। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 110 में है। इस पर कौन हस्ताक्षर के लिए बाध्य होता है? तो राष्ट्रपति बाध्य होता है, क्योंकि धन विधेयक को लाने के पहले राष्ट्रपति से पूछ लिया जाता है, इसीलिए राष्ट्रपति को धन विधेयक लाने के बाद उसको उस पे दस्तखत करना ही होता है, ठीक है। उसके बाद फिर अनुच्छेद 111 में क्या है? तो विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति, विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। अनुच्छेद 111 बजट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 112 में। विनियोग, जब तक संसद विनियोग विधेयक पारित नहीं करता है तो धन नहीं निकाला जा सकता। यह किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद 114 में, ठीक है। संसद को राष्ट्र कोष यानी धन का रक्षक कहा जाता है, इसी कारण, विनियोग विधेयक के कारण, क्योंकि जब तक संसद सदस्य पारित नहीं करेगा तब तक कोई भी धन नहीं निकाला जा सकता है। वित्त विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में है? ये चर्चा आपको 117 अनुच्छेद में। राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 में। अध्यादेश को अधिकतम कितने दिनों तक रखा जा सकता है? अध्यादेश को अधिकतम पूछा गया, अधिकतम हो जाता है 6 माह 6 सप्ताह, क्योंकि संसद का कम से कम 2 सत्र होना अनिवार्य होता है। ऐसे तो 3 सत्र होता है, लेकिन 2 सत्र होना अनिवार्य होता है। एक सत्र बीच में कोई भी गैप किया जा सकता है। तो 2 सत्र के अधिकतम बीच की दूरी कितना होता है? तो 6 माह का होता है। तो ये 6 माह इधर से हो गया। उसके बाद सत्र प्रारंभ होने के 42 सप्ताह के अंदर आपको निर्णय लेना होता है। अगर यदि आप 42 सप्ताह के अंदर निर्णय नहीं लेते हैं तो आप पे कार्रवाई शुरू किया जाएगा। तो इसीलिए 42 सप्ताह ने 42 दिन, तो 42 दिन कितना हो गया? 7 से भाग देने पर 6 के 42, 6 सप्ताह उधर से हो गया, तो यानी कि 6 माह 6 सप्ताह अधिकतम होता है, ठीक है। उसके बाद फिर अब हम लोग देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 124 में है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ से लिया गया है? तो ये यूएसए से लिया गया है, ठीक है। योग्यता इसमें क्या होना चाहिए? यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए यानी मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता आपका क्या होना चाहिए? 10 साल वकील होना चाहिए हाई कोर्ट में और 5 साल जज होना चाहिए हाई कोर्ट में, या तो, ठीक है, 10 साल वकील या तो 5 साल जज होना चाहिए। और राष्ट्रपति के नज़र में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए, तभी आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। तो वर्तमान में अभी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितना है? 33 + 1। इस प्रकार याद रखिएगा, 33 अन्य न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश है। उसके बाद कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 65 वर्ष। उसके बाद फिर जजों की नियुक्ति यानी कॉलेजियम द्वारा होता है। जजों की नियुक्ति किस विधि द्वारा होता है? तो कॉलेजियम विधि द्वारा होता है। कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जज बैठे रहते हैं, उसी में से चुना जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर इन्हें हटाने के लिए महाभियोग लगाना पड़ता है। किसको? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ता है। उसके बाद है कि एड होक जज की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 127 में। इसका अर्थ क्या होता है? इसके कार्य के लिए एड होक जज जो लाया जाता है, किसी खास कार्य के लिए उसे लाया जाता है, उसके बाद फिर उसे समाप्त कर दिया जाता है। तो जब यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में कमी होती है तो हाई कोर्ट जज अस्थायी जज लाए जाते हैं, ठीक है, जिसे ही एडहोक जज कहा जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 131 में किसकी चर्चा है? अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट में आरंभिक अधिकार अर्थात वैसे मुद्दे जो सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाए जाते हैं उसकी चर्चा अनुच्छेद 131 में है, जैसे कि केंद्र राज्य विवाद, उसके बाद राज्य विवाद जो कि सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाए जाएंगे। अनुच्छेद 137 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह अपना
पुनरावलोकन कर सकता है, यानी कोई भी न्यायालय को पुनः वह बदल सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 137। उसके बाद फिर संवैधानिक मामले पर कम से कम कितना जज होना चाहिए? कम से कम 5 जज होना चाहिए, ठीक है। जिसमें केशवानंद भारतीय बनाम में कितना जज था? 13 जज था। और गोलकनाथ विवाद में कितना जज था? 11 जज था, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद 143 में चर्चा है इसका, जो कि क्या राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है? नहीं है। सुप्रीम कोर्ट उस सलाह को देने के लिए बाध्य है? नहीं है। दोनों में से कोई बाध्य नहीं होता है, दोनों सिर्फ सलाह दे सकता है, वह सलाह मांग सकता है, ठीक है। उसके बाद कैग की चर्चा किस अनुच्छेद में? कैग यानी कंट्रोलर एडिटर जनरल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसकी चर्चा अनुच्छेद 148 में है, ठीक है। उसके बाद फिर कैग का कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल 65 वर्ष होता है, या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। जो पहले पुर्जा उसके द्वारा वह पद से हट जाता है। हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ता है। किसको? कैग को हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग राज्यपाल देखते हैं। राज्य में आ जाइए, राज्यपाल। राज्यपाल के लिए एक ट्रिक आपको याद रखना होगा, रकानी कायोसस। रकानी कायोसस, रकानी कायोसस आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो इसमें आप अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 159 तक डाल दीजिएगा। र से हो जाएगा राज्यपाल, का से हो जाएगा कार्यपालिका का प्रधान, और नी से हो जाएगा नियुक्ति, का से हो जाएगा कार्यकाल, यो से हो जाएगा योग्यता, स से हो जाएगा शपथ, और स से फिर हो जाएगा एक शर्त था, एक शपथ हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 53 से अनुच्छेद 159 तक होता है। अब टोटल अनुच्छेद को हम लोग देख लेते हैं कि अनुच्छेद 153 में क्या है? राज्यपाल का पद है। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया? तो ये कनाडा से लिया गया, ठीक है। एक ही व्यक्ति 2 राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं, तो बन सकते हैं, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति के राज्यपाल किसके प्रति प्रसाद प्रयत्न होता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रति प्रसाद प्रयत्न होता है। राज्यपाल उस राज्य की निवासी नहीं होना चाहिए। जिस राज्य का राज्यपाल है उस राज्य का वह निवासी नहीं होना चाहिए। राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल मृत्यु दंड को छोड़कर शेष सभी दंडों को माफ कर सकता है? अनुच्छेद 161 के, और वहां हम लोग राष्ट्रपति में देखे थे अनुच्छेद 72 के अनुसार, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 164 में। राज्य सरकार की विधि अधिकारी यानी महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, अनुच्छेद 165, अच्छा से याद कर लीजिएगा। यह सदन में मतदान नहीं कर सकता है। जिस प्रकार वहां हम लोग देखे थे महान्यायवादी केंद्र में, उसी प्रकार यहाँ महाधिवक्ता होता है, यह भी सदन में मतदान नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर अनुच्छेद 168 विधानमंडल, यह 2 विधानमंडल में कितने सदन होते हैं? विधानमंडल में 2 सदन होते हैं। विधानमंडल की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 168 में। कौन कौन से सदन होते हैं विधानमंडल में? होते हैं विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। उसके बाद फिर वही इसका अंग पूछा जाए तो वही वहां के अनुसार ही, यानी कि केंद्र के अनुसार ही हो जाएगा। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल अंग हो जाएगा। सदन हो जाएगा विधानसभा और विधान परिषद। सभी राज्यों में विधान परिषद की नहीं है अभी वर्तमान में मात्र सिर्फ 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य में है आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, इधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यही 6 राज्य में है, ठीक है। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं कि म प स प, यानी कि म से हो जाएगा विधानमंडल, विधान सब में लगा रहेगा, ठीक है। विधानमंडल अनुच्छेद 168, और प से हो जाएगा विधान परिषद, जिसको हम लोग ला सकते हैं और हटा भी सकते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 169 में। और स से यानी कि विधानसभा अनुच्छेद 170, और प फिर विधान परिषद जो कि अनुच्छेद 171 में। 169 वाला जो आप देखे थे इसमें है कि विधान परिषद लाने की और हटाने की चर्चा है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि विधानमंडल के 2 सदन जो होते हैं उसका दोनों का अंतर देख लेते हैं। विधानसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 170। विधान परिषद 171। विधानसभा निम्न या अस्थायी सदन कौन सा होता है? विधानसभा। उच्च या अस्थायी सदन कौन होता है? विधान परिषद। प्रथम सदन किसे कहा जाता है? विधानसभा को। द्वितीय सदन विधान परिषद को। विधानसभा के सदस्य की आयु न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष, और विधान परिषद के सदस्य की न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष। विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500, विधान परिषद में अधिकतम सीटों की संख्या विधानसभा सीटों के 1/3 होता है।
उसके बाद फिर देख लीजिए कि विधानसभा की संरचना, विधानसभा में जो व्यक्ति जाता है तो वो कहाँ कहाँ से चुन के जाता है। तो इसके लिए आपको याद क्या रखना है, एक साइड पढ़े लिखे को रख दीजिएगा, एक साइड नेता लोग को रख दीजिएगा, ठीक है। अब बीच में राज्यपाल को रख दीजिएगा। तो इसके लिए क्या करना है कि विधानसभा नेता लोग जो चुनेंगे तो विधानसभा से 1/3 चुन के आएंगे। उसके बाद फिर होगा स्थानीय सरकार, जो कि मुखिया यानी वार्ड कमिश्नर सब होता है, ये भी 1/3 चुन के देंगे। बीच में राज्यपाल 1/6 सदस्य। उसके बाद फिर स्नातक वाला 1/12 और शिक्षक लोग 1/12। स्नातक वो भी 3 साल पहले होना चाहिए, वही चुन के भेजते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये याद रखना होगा। उसके बाद अनुच्छेद यानी कि राज्य के बजट की चर्चा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 202 में है। राज्यपाल का अध्यादेश किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 213 में है। उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट की चर्चा किस अनुच्छेद में है, 214 में है। उच्च न्यायालय किस वर्ष के अधिनियम के अनुसार बनाया गया था, आपका वर्ष हो जाएगा 1935 के अनुसार। 1935 के अनुसार। प्रथम उच्च न्यायालय कब बनाया गया था, 1861 ईस्वी में। कहाँ कहाँ बनाया गया था, कोलकाता, मुंबई और मद्रास में बनाया गया था। उच्च न्यायालय में जज बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए, तो इसमें होना चाहिए 5 वर्ष कम से कम। उच्च न्यायालय है तो उससे नीचे वाला न्यायालय जो कि कौन होता है, जिला न्यायालय। जिला न्यायालय में 5 वर्ष आप कम से कम जज रहना चाहिए। उसके बाद फिर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। और राज्यपाल के यानी कि नज़र में नहीं, राष्ट्रपति, यहाँ भी राष्ट्रपति ही आ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए कि अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226 में किसकी चर्चा है, इस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय मूल अधिकार की रक्षा कर सकता है। मूल अधिकार की रक्षा उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226। और वहाँ सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकार का रक्षा कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अनुसार कितने प्रकार के रिट जारी करेंगे, 5 प्रकार के रिट जारी करेंगे, ठीक है। तो वही है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, याद आपको पहले बता दिया गया है। उसके बाद फिर है कि ये किस किस मामले को देखता है राज्यपाल, इसमें है कि तलाक, विवाद, वसीयत, संसद, विधायक का विवाद, ये सभी हाईकोर्ट देखता है, ठीक है। गलती से राज्यपाल बोला गया है लेकिन हाईकोर्ट देखता है, ठीक है। उसके बाद है कि अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 233 में निचली न्यायालय यानी लोअर कोर्ट की चर्चा। निचली न्यायालय में कौन कौन से आ जाते हैं, जिला न्यायालय। जिला न्यायालय में 2 पार्ट हो जाते हैं, कौन कौन से, एक दीवानी हो जाता है यानी कि सिविल कोर्ट, एक होता है फौजदारी यानी सेशन कोर्ट। दीवानी सिविल कोर्ट में क्या होता है, धन से संबंधित कोई भी कार्य होगा तो सिविल कोर्ट में जाएगा, और मारपीट वाला जितना भी जाएगा तो वो फौजदारी यानी कि सेशन कोर्ट में जाता है, ठीक है। आपराधिक मामला सेशन कोर्ट में जाता है। उसके बाद उससे भी नीचे चला जाइएगा तो आपका हो जाएगा परिवार न्यायालय। परिवार न्यायालय में पारिवारिक मुद्दा को देखा जाता है, पारिवारिक विवाद को सुलझाया जाता है। उसके बाद लोक अदालत, जिसमें कि आपसी व्यक्ति बैठ के समझौता कर लेते हैं, उसे लोक अदालत कहा जाता है। अब भाग 8 को देखते हैं। भाग 8 में इसमें है कि संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के बारे में भाग 8 में दिया गया। इसमें यानी कि आपको संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूटी के यानी कि दूरी के आधार पर अगर यदि पूछा जाए कि कौन कौन से संघ शासित प्रदेश है, तो अंडमान और लक्षद्वीप को दूरी के आधार पर बनाया गया संघ शासित प्रदेश, और छोटा होने के कारण दमन द्वीप और दादर नगर हवेली को, ठीक है। और संस्कृति के आधार पर पांडिचेरी को, और विवाद के कारण चंडीगढ़ को विवाद के कारण यानी पंजाब और हरियाणा के बीच जो विवाद होते रहता है तो उसी कारण चंडीगढ़ को क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना गया। राष्ट्रीय महत्व के कारण जम्मू कश्मीर और दिल्ली को, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली को ये केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर भाग 9 देखते हैं। भाग 9 में किसकी चर्चा है, पंचायत की चर्चा। अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 243 के क से 243 के 9 तक। इसमें बताइएगा सामुदायिक विकास किस ईस्वी में आया था, 1952 ईस्वी में। राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 ईस्वी में। बलवंत राय मेहता समिति किस ईस्वी में, 1957 ईस्वी में। सबसे पहले बताइएगा कि पंचायती राज किस राज्य में लागू हुआ, तो राजस्थान में लागू हुआ। राजस्थान में किस जिला में हुआ, नागौर जिला में लागू हुआ। कब हुआ, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। और दूसरा कहाँ हुआ, दूसरा हुआ आंध्र प्रदेश में। कब हुआ, 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ। उसके बाद फिर अशोक मेहता समिति का ईस्वी क्या हो जाएगा, अशोक मेहता समिति 1977 हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति कितने स्तरीय पंचायत थे, 3 स्तरीय। अशोक मेहता समिति में 2 स्तरीय थे। पंचायत से संबंधित समितियां, पंचायत से संबंधित कई समिति है, जिसमें एक आपको ट्रिक याद रखना है, BA पास 73 में, BA पास 73 में। तो B से हो जाएगा बलवंत, A से हो जाएगा अशोक,
पी से हो जाएगा PV.K. राव समिति, और स से हो जाएगा यानी पास से हो जाएगा PV.K. राव, और स से हो जाएगा सिंधवी समिति, और 73 हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। ठीक है, पंचायती राज को त्रिस्तरीय पंचायत होता है। कौन कौन होता है? गांव होता है, गांव में होता है ग्राम पंचायत जो कि प्रत्यक्ष आधारित लोकतंत्र होता है, ग्राम पंचायत। उसके बाद फिर होता है ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होता है। जिला लेवल पे कौन सा हो जाता है? जिला परिषद हो जाता है। ठीक है, सभी स्तरों पर SC ST फीमेल का आरक्षण होता है। पंचायती राज व्यवस्था ही ऐसा है जिसमें कि महिलाओं का आरक्षण फिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद फिर फीमेल का आरक्षण कितना है? 1/3 है, जबकि बिहार में 1/2 है, यानी 50-50 कर दिया गया है। महिलाओं के लिए 50% सीट और पुरुष के लिए 50% सीट। किसमें? पंचायती राज्य चुनाव में। ठीक है, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम होता है वहां मध्य स्तरीय यानी कि पंचायत समिति नहीं होता है। 20 लाख से कम जनसंख्या वाला कौन सा यानी कि राज्य। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1995 से लागू हुआ। ठीक है, उसके बाद न्यायपालिका यहाँ निचले स्तर पे देखा जाए तो यहाँ सरपंच और पंच जो होते हैं ये आपका न्यायपालिका हो जाता है। कार्यपालिका में मुखिया, वार्ड मेंबर सभी कार्यपालिका में आता है। पुलिस ये चौकीदारी हो गया। उसके बाद फिर राज्य सरकार में ग्राम सेवक जिसमें कि BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और उसके बाद BDO हो जाएगा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये देख लिए BDO यानी वीडियो होता है विलेज। उसके बाद इसमें देख लेते हैं कि जमीन का लेखा जोखा कौन रखता है, तो ये पटवारी लेखपाल कानून को रखता है। जमीन की माप कौन करता है, तो अमीन करता है। अस्थाई स्वशासन कब से प्रारंभ हुआ है? शुरुआती से देखिए चोल काल में प्रारंभ हो गया। अस्थाई स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय स्वायत्तता के विकेंद्रीकरण के लिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। उसके बाद स्थानीय स्वायत्तता स्वशासन कौन कौन से है, तो पंचायत स्तर पे देख लेते हैं तो ये आपका चला जाएगा भाग 9 में। और अगर यदि नगर पालिका के स्तर पे देख लेते हैं तो नगर पालिका में हो जाएगा भाग 9 के क में। ठीक है, और भाग 9 के ख पूछा जाए तो ये हो जाएगा सहकारी समिति हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज 3 स्तर पे होता है जिसमें होता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और नगर पालिका जो होता है जो कि शहर में होता है तो इसमें होता है नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध। वित्त के रिलेटेड भाग 11 में संबंधित है। बिना संसद के विधि बनाए टैक्स नहीं निकाला जा सकता। ये किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद 265 में। भारत की संचित निधि की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 266 में। देश का कुल धन कहाँ रहता है? संचित निधि में रहता है। ठीक है, भारत के आकस्मिक निधि की चर्चा किस अनुच्छेद में? 267 अनुच्छेद में, जिसमें कि 500 करोड़ धन रहता है। किसमें? आकस्मिक निधि में। वित्त आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ये 280 में। ठीक है, उसके बाद फिर वित्त आयोग का कार्य क्या है? केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन जो करता है तो ये आपका वित्त आयोग करता है। वर्तमान में राज्य को कितना टैक्स मिलता है? तो राज्य के द्वारा कलेक्ट किए गए टैक्स को केंद्र के पास दे दिया जाता है। केंद्र वहां से 42% काट के राज्य सरकार को देता है। ठीक है, वित्त आयोग कैसी पद है? संवैधानिक या असंवैधानिक? संवैधानिक है, क्योंकि जिसका चर्चा यानी कि अनुच्छेद में हो जाए तो वो संवैधानिक पद होता है। क्योंकि वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में, तो ये संवैधानिक पद है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष PM होता है, जो कि संवैधानिक नहीं है। उसके बाद एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? इसका भी PM होता है। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष, इसका भी PM होता है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष गृह मंत्री होता है क्षेत्रीय परिषद का। अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? संघ एवं राज्य में लोक सेवा आयोग। संघ एवं राज्य में लोक सेवा आयोग की चर्चा अनुच्छेद 315 में। किसकी नियुक्ति? इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। केंद्र एवं लोक सेवा आयोग की प्रधानमंत्री की सलाह पे कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। हटाने के लिए कदाचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलाया जाता है। किस पे? संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य पर। जब ये अपने पद से त्याग पत्र देता है तो क्या यह कोई दूसरा पद ग्रहण कर सकता है? तो नहीं, कोई भी पद ग्रहण नहीं कर सकता है। निर्वाचन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की चर्चा है। यह निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है?
प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। हटाने के लिए कौन सा प्रोसेस लाया जाता है? महाभियोग। जिला में निर्वाचन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जिला में आपका हो जाएगा डीएम हो जाएगा। चुनाव समाप्त होने के कितने घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है? तो 48 घंटा पहले चुनाव प्रचार बंद किया जाता है। यह 36 घंटा चुनाव स्टार्ट होने से खत्म होने से 48 घंटा पहले, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय दल के लिए कौन कौन से शर्त होना चाहिए? एक ही राज्य में लोकसभा सीट के कम से कम 2% सीट लाना चाहिए, यानी कि 11 सीट। 3 राज्यों में लोकसभा के सीट का 3 राज्यों में कम से कम 4 सीट लाना चाहिए। यह तो भारत में कुल वोट का 6% लाना होगा, तभी आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा। दल बदल किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था? 52वां संविधान संशोधन। कब आया था? 1985 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो राजीव गांधी था, ठीक है। दल बदल किस अनुसूची में जोड़ा गया? दल बदल को अनुसूची 10 में जोड़ा गया, ठीक है। दल बदल के शर्त देख लीजिए किस किस पे लागू होगा। तो अगर यदि आप पार्टी बदल लेते हैं तो आप पे दल बदल लागू होगा। निर्दलीय सदस्य पार्टी ज्वाइन कर लेता है, यानी निर्दलीय सदस्य किसी दूसरे का पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसमें दल बदल लगता है। पार्टी से त्याग पत्र देने पर आप पे दल बदल लग जाएगा। मतदान से अनुपस्थित रहने पर दल बदल लागू हो जाएगा। पार्टी के निर्देश के विपरीत मतदान करने पर, जिस पार्टी में है उसके विपरीत मतदान करते हैं तो आप पे दल बदल लागू हो जाएगा। निम्न शर्त पर दल बदल लागू नहीं होता है। किस किस पर? तो इसमें देखते हैं कि गठबंधन होने पर दल बदल लागू नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद पार्टी से निकाल देने पर, अगर यदि आपको निकाला गया तब आप पे दल बदल नहीं लगेगा। और 1/3 सदस्य त्याग पत्र दे देता है तो दल बदल नहीं लगता है। यानी कि इसका मतलब है कि 1/3 सदस्य निकल रहा है, इसका मतलब कि आपका पार्टी अच्छा नहीं है। उसके बाद 1/3 सदस्य दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो दल बदल नहीं लगेगा। और उसके बाद फिर 2 पार्टी का विलय हो जाता है तो दल बदल नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? तो ये है अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित अनुच्छेद। ये अनुच्छेद अक्सर पूछा जाता है। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति आयोग, जो कि यानी 65वां संविधान संशोधन 1990 के द्वारा लाया गया, जो कि संवैधानिक निकाय है। क्योंकि इसमें देखिए अनुच्छेद ये भी पूछा जाता है कि अनुसूचित जाति आयोग क्या संवैधानिक निकाय है? तो इसका हो जाएगा संवैधानिक निकाय। अनुच्छेद 338 का क, तो ये हो जाएगा अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, एसटी आयोग। तो इसकी चर्चा कहाँ है? 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा लाया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 340 इसमें है ओबीसी या पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि किसके सहयोग से लाया गया था? काका कालेकर मंडल आयोग के सहयोग से लाया गया था। सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? जारवा जनजाति। कहाँ स्थित है? अंडमान में। खतरनाक सेंटलीज कहाँ स्थित? सेंटलीज। उसके बाद सर्वाधिक एससी, यानी कि सर्वाधिक एससी कहाँ हो जाएगा? अनुसूचित जाति, तो ये आपका हो जाएगा यूपी में। अब प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक एससी पूछा जाए तो आपका कहाँ हो जाएगा? पंजाब में, ठीक है। सर्वाधिक एसटी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? गोंड जनजाति है। दिवाली पर शोक कौन सी जनजाति मनाती है? थारू जनजाति। मातृसत्तात्मक होता है खासी नायर मातृसत्तात्मक। भाग 17 देख लेते हैं। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। राजभाषा की चर्चा भाग 17 में है। इसमें है कि देश की सबसे लोकप्रिय भाषा कौन सी है? यानी जिस देश की सबसे लोकप्रिय भाषा हिंदी है, जिसे क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा कहा जाता है, राष्ट्रीय भाषा। राज्य भाषा किसे कहा जाता है? राज्य की सबसे लोकप्रिय भाषा को राज्य भाषा कहा जाता है, जो कि अलग अलग राज्य के अलग अलग होते हैं। राजभाषा कार्यकारी यानी ऑफिशियल वर्क के लिए होता है, तो राजभाषा, ठीक है। संघ की राजभाषा और राज्य की राजभाषा अलग अलग होती है, ठीक है। अनुच्छेद 343 में किसकी चर्चा है? संघ की राजभाषा होगी, जो कि कौन सा होगा? हिंदी होगा। अनुच्छेद 344 में किसकी चर्चा है? राज्य भाषा आयोग की चर्चा है, जिसके यानी कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बीजी खरे थे, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 45 में क्या है? अनुच्छेद 45 में राज्य की राजभाषा की चर्चा है, जिसमें कि सभी राज्य के अलग अलग है। जैसे कि बिहार का हो जाएगा हिंदी और उर्दू, जम्मू कश्मीर का उर्दू हिंदी, उसके बाद उत्तराखंड का हिंदी संस्कृत, नागालैंड का इंग्लिश हो जाएगा।
उसके बाद है कि अनुच्छेद 350 के क, इसमें प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देना होगा। ये अनुच्छेद 350 में लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। उसके बाद फिर शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन से है? जो कि 1500 BC से पुरानी भाषा होती है उसे शास्त्रीय भाषा कहा जाता है। शास्त्रीय भाषा की संख्या कितना है? 6 है। कौन कौन है? कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़िया, संस्कृत। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं की चर्चा है? 22 भाषाओं की। प्रारंभ में कितने भाषा थी? 14 भाषा थी। तो 15वां भाषा कौन सा जुड़ा? तो सिंधी भाषा जुड़ा। कब जुड़ा? 21वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा जुड़ा। और उसके बाद फिर 3 भाषा और जुड़ा। कौन कौन? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसको याद रखने के लिए नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कब जुड़ा? 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। और उसके बाद फिर 4 भाषा और जुड़ा। कौन? बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी यानी बाग, सा, डोम। तो ये कब जुड़ा? तो ये 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। अब भाग 8 देख लेते हैं। अब हम लोग लास्ट की ओर जा रहे हैं। आपातकाल भाग 8 में है। आपातकाल अनुच्छेद कितना से कितना? अनुच्छेद 352 से 360 है। तो आपातकाल ये बताइएगा कि राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में चर्चा है? राष्ट्रीय आपात की चर्चा अनुच्छेद 352 में है। ये कैसे लाया जाता है? तो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लाया जाता है। कौन? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात बहुत बड़ा होता है, यानी कि बाह्य आक्रमण होगा या आंतरिक कोई विफलता होता है, यानी युद्ध के समय में ही राष्ट्रीय आपात लाया जाता है। ठीक है। और अगर यदि छोटा मोटा लाना रहता है तो वो राष्ट्रपति शासन को लाया जाता है, राष्ट्रीय आपात नहीं। तो ठीक है, इसके लिए संसद के 30 दिन के भीतर 2/3 बहुमत से पारित या अनुमोदित करना होता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात ला दिया जल्दी में, लेकिन अनुमोदन भी करना होगा ना, संसद सदस्य से पूछना होगा। तो ये 30 दिन के भीतर आपको पूछना होगा। उसके बाद फिर दूसरा है कि लोकसभा इसके 14 दिन पूर्व 1/10 मत से पारित करके आपातकाल को हटा सकता है। ठीक है। उसके बाद है यहाँ की राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद 356 में है। ठीक है। राष्ट्रपति शासन ये मौखिक लाया जाता है, मौखिक यानी मंत्रिमंडल के मौखिक सिफारिश पर। राष्ट्रीय आपात ये लिखित लाया जाएगा और राष्ट्रपति शासन मौखिक लाया जाएगा मंत्रिमंडल के सिफारिश पर। 60 दिन के भीतर संसद को साधारण बहुमत 1/2 से पारित करना होता है। ठीक है। उसके बाद फिर अगला देख लेते हैं कि वित्तीय आपात की चर्चा किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 360 में है। ये भी मौखिक लाया जाता है। 60 दिन के भीतर संसद साधारण बहुमत द्वारा यानी 1/2 से अनुमोदन पारित कर देता है। ठीक है। और जब वित्तीय आपात लगता है तो उस समय सब राष्ट्रपति को छोड़कर अन्य सभी का वेतन को काट लिया जाता है, यानी वेतन में कमी किया जा सकता है। अभी तक बताइए कि वित्तीय आपात कितने बार लगा है? तो अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है। ठीक है। राष्ट्रीय आपात तथा राष्ट्रपति शासन जर्मनी से, जबकि वित्तीय आपात यूएसए से लिया गया। वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। और राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपात कहाँ से लिया गया है? ये दोनों लिया गया है जर्मनी से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपात का दुरुपयोग किया था। संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई ने इस दुरुपयोग को समाप्त कर दिया। ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं कि अब हम लोग भाग 20 में चले आए। भाग 20 में क्या है? संशोधन है। संशोधन भाग यानी कि संविधान की संशोधन की चर्चा किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद इसमें है कि अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में है? अनुच्छेद 368 में है। ठीक है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि शक्ति केवल संसद को, संविधान संशोधन की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। ठीक है। उसके बाद अगर यदि मान लिया जाए कि एक सदन संविधान में संशोधन करके पारित कर दूसरा सदन में देता है, दूसरा सदन अगर यदि उसको पास नहीं करता है तो वो संविधान संशोधन क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। ठीक है। वो विधेयक बन के ही रह जाएगा। ठीक है। संविधान सभा में किसने कहा था कि भारतीय संविधान को इंग्लैंड के समान लचीला नहीं बनाया गया और न ही यूएसए के समान कठोर बनाया गया? जो व्यक्ति इस संविधान से असंतुष्ट है वो संशोधन कर सकता है, इसके लिए बहुमत की आवश्यकता होगी। ये बात किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। साधारण बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत होता है कि उपस्थित सदस्यों के आधे से अधिक की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत में उपस्थित सदस्य जितना सा उपस्थित है, उपस्थित कम से कम कितना होना चाहिए? गणपूर्ति के लिए आपको बता दिया है कि 1/10 होना चाहिए कोरम। तो
वही उपस्थित सदस्य का आधे से अधिक की आवश्यकता होता है साधारण विधेयक के लिए। इसमें संशोधन न होकर मामूली सुधार होता है साधारण विधेयक में, जैसे कि जिसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। इस विधि के द्वारा किस प्रकार का संशोधन होता है बता देते हैं। इसमें होता है वेतन की वृद्धि करना है, विदेशी राज्य का भारत में विलय करना, अनुच्छेद 2 के अनुसार वर्तमान राज्य में परिवर्तन करना, अनुच्छेद 3 के अनुसार विधान परिषद का सृजन करना, अनुच्छेद 169 के अनुसार अनुसूची 1, 2, 5, 6, 8 में परिवर्तन करना है। तो ये सभी साधारण बहुमत से ही हो जाता है। विशेष बहुमत होता है उपस्थित सदस्य का 2/3 होना चाहिए, ठीक है। 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, तभी कोई भी कानून पारित होगा विशेष बहुमत के अनुसार। इसमें कौन कौन सा आ जाता है, इसमें आ जाता है मूल अधिकार भाग 3, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, इस सब में संशोधन करना होगा तो विशेष बहुमत के आधार पर ही करना होगा। एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। तो ये किससे होता है, तो ये होता है केंद्र को विशेष बहुमत से आधे से अधिक राज्यों को साधारण बहुमत से पारित करना होता है, यानी कि केंद्र के बहुमत और आधे से अधिक राज्य का भी बहुमत होना चाहिए, तभी इस प्रकार का विधेयक को पारित किया जाता है, जैसे जो कि राज्य के हित में जुड़ा होता है। क्योंकि राज्य से पूछा जा रहा है तो इसका मतलब राज्य के हित के बारे में कोई चर्चा होगा। तो इसमें कौन कौन सा आ सकता है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में अगर यदि जब संशोधन करना होगा तो विशेष बहुमत और राज्य का भी बहुमत लेना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर राष्ट्रपति के महाभियोग में कुल सदस्यों की कितना होना चाहिए, तो कुल सदस्य का 2/3, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा रहे हैं, कुल सदस्य का 2/3। और एक साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत जो देखे थे उसमें था कि उपस्थित सदस्य का 2/3 होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि यही यहाँ अंतर देखना था। उसके बाद है कि मूल अधिकार से संबंधित कुछ निर्णय दिया गया है, ठीक है। संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है तो संशोधन कर सकता है। अगर यदि मूल अधिकार में अस्थायी संशोधन कराना है तो वो संसद के द्वारा ही, और अस्थायी तौर पर तो वो राष्ट्रपति मूल अधिकार में अस्थायी रूप से करता है। उसके बाद फिर सज्जन सिंह विवाद में और में क्या, यानी कि शंकरी प्रसाद विवाद में क्या हुआ था, शंकरी प्रसाद विवाद में हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मूल अधिकार के भाग 3 के साथ साथ संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकता है। तो ये शंकरी प्रसाद में था। और उसके बाद फिर गोलकनाथ विवाद में क्या हुआ, इसमें 11 जज बैठा था। इसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है। तो किसमें, ये गोलकनाथ में मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकता है गोलकनाथ। और केशवानंद भारतीय बनाम ये कि 13 जज का था, इसमें कहा गया था संसद सदस्य मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है किंतु मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकता, ये केशवानंद भारतीय बनाम में कहा गया था, ठीक है। उसके बाद मिनर्वा मिल में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को संशोधन करने की शक्ति सीमित है, मिनर्वा मिल में कहा गया था, ठीक है। उसके बाद फिर अब देख लेते हैं कि संविधान संशोधन कौन कौन सा हुआ है। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में हुआ था। किससे संबंधित है, भूमि सुधार से। अनुसूची कौन सा इसमें इससे संबंधित है, अनुसूची 9 संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1956 में हुआ था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें आपात का दुरुपयोग हुआ था, यानी कि इसमें 42वां में क्या क्या हुआ है थोड़ा सा देख लीजिए। राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल की सलाह मांगने पर बाद, यानी कि यही इंदिरा गांधी इस समय थी। राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल का सलाह मांगेगा, यानी जरूर मांगना होगा, ठीक है। तो ये आपका 42वां संविधान में हुआ था। आपात पीएम की सलाह पर लगेगा, देखिए वहाँ राष्ट्रपति लगा रहा है आपात, यहाँ बोल रहा है कि पीएम के सलाह पर, सिर्फ पीएम के, वहाँ मंत्रिमंडल के सलाह पर लग रहा है अभी जो वर्तमान में लग रहा है। लेकिन यहाँ 42वां संविधान संशोधन में बोला गया था कि आपात जो लगेगा सिर्फ पीएम से पूछ के लगेगा। उसके बाद प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता, ये सभी कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। किसकी अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल कितना कर दिया गया था, 6 वर्ष कर दिया गया था। उसी के बाद तुरंत आया 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कर दिया गया। राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन का मौका मिला, यानी कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है। आपात मंत्रिमंडल की सलाह पर होगा,
वहाँ इंदिरा गांधी जो कहा दिया था कौन सी कि आपातकाल किसके सलाह पर होगा, प्रधानमंत्री के सलाह पर होगा, लेकिन नहीं, यहाँ कहा गया कि आपातकाल मंत्रिमंडल की सलाह पर होगा, जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है। लोकसभा को का कार्यकाल कितना हो जाएगा, 5 वर्ष, जो कि वर्तमान में 52वां संविधान संशोधन कब आया था, 1985 में आया था। यह किससे संबंधित है, 52वां संविधान संशोधन 10 वर्ष से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन 1989, इसमें क्या है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989। 65वां संविधान संशोधन 1990, इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट यानी एससी आयोग, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, एससी आयोग है, यानी अनुसूचित जाति आयोग की चर्चा किसमें है, 65वां संविधान संशोधन 1990। 69वां संविधान संशोधन 1991, दिल्ली पांडिचेरी में विधानसभा बनाया गया। ये क्या था, 59वां संविधान 69वां संविधान संशोधन 1991। 70वां संविधान संशोधन 1992, दिल्ली पांडिचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद 89वां संविधान संशोधन 2003 में एसटी आयोग बनाया गया, यानी अनुसूचित जनजाति आयोग। 89वां संविधान संशोधन। 51वां संविधान संशोधन 2003, इसमें मंत्रिपरिषद के आकार लोकसभा के सदस्य का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये 51वां संविधान संशोधन, जो कि अभी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, 2003 में। लेकिन अपवाद में दिल्ली है, जिसमें कि 10% ही है और सभी जगह 15% है। उसके बाद 101वां संविधान संशोधन 2016 में किसकी चर्चा है, जीएसटी की चर्चा है। 123वां संविधान संशोधन, 123वां विधेयक, संविधान संशोधन नहीं, विधेयक, इसमें ओबीसी की चर्चा है, जो कि 102वां संविधान संशोधन 2018 में आया था। और 124वां संविधान संशोधन जनरल से संबंधित है, जिसमें कि 10% आरक्षण। 124वां विधेयक हो जाएगा, संविधान संशोधन नहीं, विधेयक हो जाएगा। 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया था, वही जनरल को 10% आरक्षण के लिए। 104वां संविधान संशोधन 2019 में आया, SC ST सदस्य की संसद में यानी कि संख्या को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, 105वां संविधान संशोधन या 127वां विधेयक भी इसको कह सकते हैं। तो ये इसमें है कि ओबीसी आरक्षण अब सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश राज्य अपने अनुसार इसमें बनाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि 73वां संविधान उसके बाद फिर थोड़ा सा आपका बच जाता है कि यानी कि अब चार्टर एक्ट हम लोग देख लेते हैं। द्वैध शासन कब लाया गया था, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार द्वैध शासन लाया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर देख लेते हैं कि द्वैध शासन को समाप्त कब किया गया था, 1858 के अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद फिर विभागीय प्रणाली भारतीय दंड संहिता IPC को कब लाया गया था, तो 1861 के अधिनियम के द्वारा। मुस्लिम को पृथक निर्वाचन दिया गया था 1909 अधिनियम के द्वारा। और द्वैध शासन फीमेल के मताधिकार दिया गया था, तो यह दिया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा। राज्य में द्वैध शासन 1935 के अनुसार। ठीक है, उसके बाद कुछ देख लेते हैं पॉइंट्स है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। लंबाई चौड़ाई कितना है, 3:2 है। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। जनगणमन राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950। वंदे मातरम राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950। अशोक स्तंभ राष्ट्रीय कैलेंडर सख संबंध कनिष्क ने लाया था, 78 ईस्वी में लाया था। अपनाया गया कब, तो 22 मार्च 1957 को। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था, जो कि 1946 में। उस समय सदस्य कितना थे, 389 थे, लेकिन स्वतंत्रता के समय सदस्य कितना थे, 299 थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन था, अस्थायी अध्यक्ष था राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन था, राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अंबेडकर जी। उसके बाद उद्देशिका किसने तैयार किया था, नेहरू ने किया था। झंडा समिति KM मुंशी। उसके बाद फिर कुछ हम लोग देख लेते हैं कि विदेशी स्रोत कहाँ से क्या क्या लिया गया है, जैसे कि मौलिक अधिकार, वित्तीय आपात, उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति निर्वाचन, महाभियोग, ये USA से लिया गया। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, ये आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध तथा शक्ति का विभाजन। जर्मनी से लिया गया आपात उपबंध, राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार की शक्ति। कनाडा से लिया गया अपशिष्ट
शक्ति केंद्र में, और राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया कनाडा से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया। ठीक है, इस प्रकार हम लोग का आज पूरा पॉलिटी खत्म हो गया। अगर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कि अगला वीडियो किस विषय पर बनाया जाए, उसके बाद उस पर कार्य किया जाएगा।